नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 44 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पूछता है फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स आल्सो कॉल्ड एज। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, थेराप्यूटिक कंफर्मेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबो। तो देखिए, ये फेज 4 जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का, उसे बोला जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो ये ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। और अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा क्लिनिकल ट्रायल लॉन्गेस्ट होता है, तो आपने बोलना है फेज 3। लॉन्गेस्ट जो होता है ना, लॉन्गेस्ट वाला जो होता है क्लिनिकल ट्रायल, वो होगा फेज 3। कभी कभी ये भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पूछा है थेराप्यूटिक इंडेक्स इज मेजर ऑफ। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या मेजर करता है? ऑप्शन में दिया है एफिकेसी, सेफ्टी, एडवर्स इफेक्ट या फिर पोटेंसी। तो यहाँ देखिए, थेराप्यूटिक इंडेक्स का जो फार्मूला है क्या है, TD50/ED50, यानी टॉक्सिक डोज जो 50% पॉपुलेशन को टॉक्सिक रहे, और ED50 यानी इफेक्टिव डोज जो 50% पॉपुलेशन में इफेक्टिव हो। तो अगर ये रेशो हम कैलकुलेट करें और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, है ना, ये रेशो जब ज़्यादा आएगा तो क्या होता है, लार्जर वैल्यू ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स इंडिकेट्स द वाइड मार्जिन बिटवीन द टॉक्सिक डोज एंड इफेक्टिव डोज। और ये मार्जिन जो है जितनी ज़्यादा रहेगी उतना वो ड्रग सेफ रहेगा, है ना। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा ये सेफ्टी वाला, ठीक है। टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज में जितना मार्जिन बड़ा रहेगा उतना ही उस ड्रग्स की सेफ्टी बढ़ेगी। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो क्या मेजर करता है, सेफ्टी ऑफ ड्रग्स मेजर करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, यहाँ पूछा है इलिमिनेशन आफ्टर 3 हाफ लाइव्स इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से अगर 3 हाफ लाइफ हो जाए तो इलिमिनेशन कितना होगा? तो यहाँ ऑप्शन दिए 12.5%, 75%, 87.5% या फिर 94%। तो देखिए, यहाँ पे अगर 100% ड्रग है, ठीक है, 100% ड्रग है, अगर फर्स्ट हाफ लाइफ हो जाता है तो 50 ड्रग बचेगा बॉडी में और 50 इलिमिनेट हो जाएगा। फिर जो 50 बचा है उस पर हम सेकंड हाफ लाइफ जब चलेगा तो इसमें से सिर्फ 25 बचेगा और 25 इलिमिनेट हो जाएगा। और थर्ड हाफ लाइफ जब इस 25 पे बचे हुए पे होगा तो 12.5 बच जाएगा और 12.5 ड्रग बाहर इलिमिनेट हो जाएगा। तो जो इलिमिनेशन वाला पूछा है ना, इलिमिनेशन, तो कितना इलिमिनेशन हुआ है? फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद में 50 हुआ है, सेकंड में 25 और थर्ड में 12.5। तो इन सब का जो एडिशन होगा वो होगा 87.5%। तो 87.5% ड्रग इलिमिनेट हो चुका है और बॉडी में कितना बचा है, 12.5, है ना। 12.5% हमारे बॉडी में बचा है। तो हमें क्या बचा हुआ पूछा है या एलिमिनेट हुआ पूछा है? तो एलिमिनेशन वाला पूछा है ना, तो ये वाला आंसर सही होगा दोस्तों, 87.5%, ऑप्शन सी। तो देख लेना है आपने कौन सा पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शेड्यूल के ऊपर जो है, एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें कौन से ड्रग आते हैं, इसका शेड्यूल बताना है हमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का। तो ऑप्शन में देखिए, शेड्यूल सी, शेड्यूल एच, शेड्यूल पी और शेड्यूल एक्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये शेड्यूल एच जो है, इसमें जो भी रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होता है जो प्रिस्क्रिप्शन पे ड्रग लिखता है, तो वो डिटेल से हम लेकर के आते हैं, उसे शेड्यूल एच ड्रग बोला जाता है। बात करेंगे शेड्यूल सी की, तो इसमें बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। शेड्यूल पी में जो है लिस्ट ऑफ पीरियड्स ऑफ ड्रग होता है, और शेड्यूल एक्स जो है इसमें हैबिट फॉर्मिंग और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, पूछा है फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस इज इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। कौन से एजेंट के पॉइजनिंग में ये किया जाएगा फोर्स अल्कलाइन डायूरेसिस? तो ऑप्शन में देखिए, फिनोबार्बिटोन, लेड, आयरन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखो, अल्कलाइन डायूरेसिस जो किया जाता है ना, वो फिनोबार्बिटोन पॉइजनिंग में किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, फिनोबार। इसके लिए कोई एंटीडोट नहीं है, लेकिन यूरिन को अगर हम अल्कलाइन बना दे तो इसका एलिमिनेशन पॉसिबल है दोस्तों। तो ये जो फिनोबार्बिटोन पॉइजनिंग है, इसमें हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं या फिर अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन कर सकते हैं। और ये अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन से क्या होता है, ये फिनोबार्बिटोन एलिमिनेट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये वाला, ये फिनोबार्बिटोन के पॉइजनिंग में करते हैं फोर्स अल्कलाइन
डायूरेसिस, ठीक है। लेड की पॉइजनिंग हो तो सक्सीमर जैसे ये चिलेटिंग फॉर्मेशन एजेंट जो है उनको यूज़ किया जाता है। सक्सीमर का दूसरा नाम क्या होगा ये आप लोगों ने बताना है। आयरन पॉइजनिंग में कौन से चिलेट को यूज़ किया जाता है। और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की अगर पॉइजनिंग होती है तो उसके अंदर हम पाम इंजेक्शन पाम आता है जिसे प्रालिडॉक्सिन बोला जाता है, तो इसे यूज़ किया जाता है दोस्तों। या फिर एट्रोपिन को भी यूज़ किया जाता है, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है बायो अवेलेबिलिटी क्या है। ऑप्शन में दिया है अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या फिर ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बिफोर द ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या फिर ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन लीवर आफ्टर द ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या फिर मैक्सिमम बाय रेक्टल रूट। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि ये एक अनचेंज्ड फॉर्म होता है ड्रग का जो हमारे ब्लड में हो, है ना, जो ब्लड में मेटाबॉलिज्म वाला नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला है ड्रग मेटाबोलाइज, मेटाबॉलिज्म वाला ड्रग नहीं चाहिए हमें, अनचेंज्ड फॉर्म जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं चाहिए, वो उसी के फॉर्म में ब्लड में कितना है उसे हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो 100 mg ड्रग हमने लिया है तो उसमें से 70 mg बिना मेटाबोलाइज हुए हमारे ब्लड में आता है केमिकली अनचेंज्ड फॉर्म में, तो हम बोलेंगे कि 70% बायो अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ से ये ऑप्शन ए सही होगा। अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो भी ड्रग का अनचेंज फॉर्म है वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना है उस अमाउंट को हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। और यहाँ पे बोला है मैक्सिमम बाय रेक्टल, ऐसा कुछ नहीं होता, जो ब्लड में हम डायरेक्टली देते हैं उन वो रूट से थोड़ा बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे बोला है फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या आएगा। ऑप्शन में है ड्रग एलिमिनेशन, ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग एब्सॉर्प्शन, या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये भी काफ़ी आसान सवाल है। देखो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है, एडीएमई, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जैसे ये फिनोमेना इसमें आते हैं फार्माकोकाइनेटिक। इसमें होता क्या है, देखो व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, है ना। फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, बॉडी ड्रग को एब्सॉर्ब कर लेगी, बॉडी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, बॉडी ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगी और बॉडी ड्रग को लास्ट में एलिमिनेट कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी। तो ये होगा फार्माकोकाइनेटिक। अब फार्माकोडायनेमिक इसके उल्टा होता है। क्या होता है फार्माकोडायनेमिक, इसमें ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करता है, ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बॉडी के साथ में, तो ये यहाँ पे मेंशन होता है। तो ये ऊपर के जो है एडीएमई वाले फार्माकोकाइनेटिक की तरफ इशारा करते हैं, और ये जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये फार्माकोडायनेमिक्स में इंक्लूड होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछा है विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन का इफेक्ट कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन, ब्रैडिकार्डिया, या फिर इंक्रीज्ड एवी कंडक्शन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, ब्रैडिकार्डिया जो है वो एट्रोपिन के साथ में नहीं होता है। देखो एट्रोपिन जो है वो हमारे स्वेट और सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देता है। जैसे स्वेट डिक्रीज हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। अगर स्वेट आता है तो वो टेम्परेचर को मैनेज कर लेता है, लेकिन स्वेट ही बंद है तो उसका बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ये जो हमारे हाइपोथैलेमस, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम होता है उसको भी स्टिमुलेट करके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, और ये बच्चों में बहुत ही सीवियर है दोस्तों, ठीक है। चिल्ड्रन में काफ़ी डेंजर है ये, एट्रोपिन दे करके उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें सलाइवरी सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी सलाइवा नहीं होगा तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा जिसे जीरोस्टोमिया बोला जाएगा। ड्राइनेस ऑफ माउथ को क्या बोला जाए, जीरोस्टोमिया। ये टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है इसमें। और इसमें जो है वो हार्ट रेट जो कार्डियक रेट जो है वो बढ़ता है, यानी टैकीकार्डिया होता है, इसमें ब्रैडीकार्डिया नहीं होगा। और यहाँ पे इंक्रीज्ड एवी कंडक्शन, एवी कंडक्शन बढ़ता है क्योंकि रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एवी नोड जो है, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो कम हो जाता है, कम समय में उसका कंडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे एवी कंडक्शन तो बढ़ता है लेकिन रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एवी नोड जो है वो डिक्रीज होता है, ये टैकीकार्डिया कराएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे ये क्या करता है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर पर जाकर के ये बाइंड होता है, जहाँ पे एसिटिल कोलिन को बाइंड होना चाहिए उसे ये बाइंड नहीं होने देता है, और खुद एट्रोपिन यहाँ पे अटैच होकर के अपने एक्शंस दिखाता है, ना कि एसिटिल कोलिन के, ठीक है।
तो इस तरीके से ये एट्रोपिन के जो इफेक्ट्स है वो आप लोगों ने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोला है विच इज नॉट कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉट कार्डियो सेलेक्टिव कौन सा नहीं है बीटा ब्लॉकर यहाँ से? ऑप्शन में है एसीब्यूटालॉल, एटेनोलॉल, पिंडोलॉल, मेटोप्रोलॉल। देखो ये जो क्लासिफिकेशन है बीटा 1 सेलेक्टिव बीटा 2 सेलेक्टिव, इसे अच्छे से कर लेना है आप लोगों ने, तभी जाकर के ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ एसीब्यूटालॉल जो है वो बीटा 1 सेलेक्टिव है, अटेनोलॉल भी बीटा 1 सेलेक्टिव है, मेटोप्रोलॉल भी बीटा 1 सेलेक्टिव है, लेकिन पिंडोलॉल जो है वो ये बीटा 1 बीटा 2 सेलेक्टिव ये दोनों के लिए होगा पिंडोलॉल। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, पिंडोलॉल जो है वो नॉट कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। और बीटा 2 की बात करेंगे, बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर अगर पूछा जाए तो बिटॉक्सामाइन को याद रख लेना, बिटॉक्सामाइन। ठीक है, ये देखो ये बटॉक्स होते हैं ना, बटॉक्स से हम याद रख सकते हैं कि 2 बटॉक होते हैं ना सभी को, तो ये बटॉक से बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर को याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बीटा 1 ब्लॉकर, कौन सा बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर यूज्ड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में यूज होने वाला बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर बोलना है। ऑप्शन दिया है बिटाक्सोलॉल, लियोब्यूनोलॉल, टीमोलॉल या फिर कार्टियोलॉल। सभी को पता है टीमोलॉल जो है वो ग्लूकोमा में दिया जाता है, लेकिन ये टीम है बीटा 1 बीटा 2 की। ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 की ये ब्लॉकर है, तो ये दोनों के लिए होता है। लियोब्यूनोलॉल भी इसी की तरह का होता है, लेकिन जो बिटाक्सोलॉल होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है जो कि ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बिटाक्सोलॉल यहाँ पे सही होगा, ना कि टीमोलॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है देखो, बोलता है ब्लॉकेड ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोटुलिनियम टॉक्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ। बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है, लेकिन कहाँ पे ब्लॉक करता है, ये किस टाइप के ब्लॉकेट का एग्जाम्पल है? डीपोलराइजिंग ब्लॉक, कॉम्पिटिटिव ब्लॉक, प्री साइनेप्टिक ब्लॉक या फिर पोस्ट साइनेप्टिक ब्लॉक। देखिए ये जो है हमारा न्यूरॉन्स होते हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, वहाँ पे साइनैप्स बोला जाता है। ये साइनैप्स को अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें जूम करके, तो ये इस तरीके से होता है। ये एसिटिल कोलिन का वेसिकल है जो कि यहाँ से ये बाहर एसिटिल कोलिन को रिलीज करता है, तो इसी रिलीज को ये ब्लॉक कर देता है। बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो ये जो साइनैप्स है, तो यहाँ पे एसिटिल कोलिन के रिलीज को ब्लॉक किया जा रहा है, यानी इसके ये जो साइनैप्स है, साइनैप्स के पहले ही इसे ब्लॉक किया जा रहा है ना, तो ये प्री साइनेप्टिक, साइनैप्स के पहले यानी प्री साइनेप्टिक ब्लॉक होगा ये। तो ऑप्शन सी सही करना है, यहाँ पे प्री साइनेप्टिक ब्लॉक होता है ये। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग हमारे चैनल के लिए ओनली 999 रुपीज़, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2020 तक ही पेड करना है। उसके बाद इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, ये सारा जो मटेरियल है ये पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, जो आपको रिवीजन लगाने के काम आएगा दोस्तों। और इसके साथ में आपको मंथली फार्मा टेस्ट सीरीज की मेंबरशिप भी दी जाएगी, और उस टेस्ट में जो भी पहले 5 कैंडिडेट आएंगे उनको प्राइज भी दिया जाएगा, जो कैश ही होगा दोस्तों। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन आपको करना है बाय पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से, जो कि आप हमारे इस नंबर को यूज़ करके कर सकते हो 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोला है अल्फा 1 ब्लॉकर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट ना देने वाला अल्फा 1 ब्लॉकर बताइएगा। ऑप्शन में दिया है टैमसोलुसिन, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन या फिर टेराजोसिन। तो मैं आपको बता दूं ये सारे एग्जाम्पल जो है वो अल्फा 1 ब्लॉकर के ही है, लेकिन यहाँ से ऐसा अल्फा 1 ब्लॉकर बताइएगा जिस पे ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट ना हो, तो आपने टैमसोलुसिन को ही टिक करना है। ठीक है, ये ऐसा ड्रग है जो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट नहीं देता है। ये प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है आर्टरी वेंस का वो डिक्रीज कर देता है, जिससे बीपी लो हो जाता है दोस्तों। और टैमसोलिसिन और अल्फ्यूजोसिन जो ड्रग है इनका ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसके लिए ये इसे बीपीएच के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, जो कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया या फिर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के केस में इसे दिया जाता है टैमसोलिसिन को। ये भी सवाल बहुत बढ़िया बन सकता है, आपने इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
देखो बोला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडीन। क्लोनिडीन इज मेडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टार। क्लोनिडीन कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए कौन सा रिसेप्टार के थ्रू काम करता है? ऑप्शन में क्या, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। तो जो क्लोनिडीन है वो ये अल्फा 2 से काम करेगा ज़्यादातर के। यहाँ पे अल्फा 1 से प्रिफरेंशियल काम करने वाला जो है फिनिलेफ्रिन होता है। बीटा 1 के साथ में तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अभी हमने देखा था मेटोप्रोलॉल, एटोनोलॉल, एसिब्यूटेनॉल, स्मोलॉल, बिटॉक्सोलॉल। ये सारे जो है वो बीटा 1 के साथ में सेलेक्टिव है। और बीटा 2 सेलेक्टिव के लिए आपको बिटॉक्सामाइन को याद रखिए, बटॉक्स हमने बोला था अभी, बटॉक्स से याद रखिए बीटा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखो बोला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग एक्सेप्ट। एट्रोपिन की पॉइजनिंग होती है तो ये सारे फीचर्स दिखते हैं, लेकिन कोई एक है जो उसका फीचर नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए माइड्रासिस, हेलुसिनेशन, हाइपोथर्मिया या फिर कोमा। कौन सा नहीं होगा एट्रोपिन पॉइजनिंग का इफेक्ट? तो देखिए माइड्रासिस यानी क्या होता है, ये जो प्यूपिल है जिसका बढ़ जाना, ये बड़ा होता है प्यूपिल, ये एट्रोपिन का बहुत खास ये है इफेक्ट है। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग जैसे माइड्रासिस होता है तो ये सही है। हेलुसिनेशन जो है मति भ्रम मुझसे बोला जाता है, तो हेलुसिनेशन भी ये एट्रोपिन पॉइजनिंग के साथ में होता है। बात करेंगे हाइपोथर्मिया की, यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर। हमने अभी देखा कि एट्रोपिन के साथ में टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर बढ़ जाता है, क्योंकि स्वेट को ये डिक्रीज कर देता है, सेक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, स्वेट को डिक्रीज कर देता है। उसकी वजह से ये टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये चिल्ड्रन के केस में डेंजरस होता है फीवर एट्रोपिन के साथ में वाला। और ये जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ के टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम को भी स्टिमुलेट करके टेम्परेचर बढ़ाता है, ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है। तो यहाँ पे हाइपोथर्मिया दिया है, तो हाइपोथर्मिया तो नहीं होता है, लेकिन हाइपरथर्मिया होता है इसके साथ में। ठीक है, हाइपर यानी बढ़ना, हाइपो यानी कम होना। तो यह हाइपो नहीं हो रहा है, हाइपर हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हाइपोथर्मिया नहीं होगा, हाइपरथर्मिया होगा। और कोमा भी हो सकता है इसमें दोस्तों, डिलीरियम, कोमा, ऐसे फेजेस आते हैं इसमें एट्रोपिन के साथ में। और यहाँ पे एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट को भी याद रखिएगा। सैंडी आइज जो एडवर्स इफेक्ट है, ये एट्रोपिन का एडवर्स इफेक्ट होगा। इसमें हाइपरथर्मिया होता है और ड्राई माउथ, सिक्रीशन कम होता है, सलाइवरी सिक्रीशन कम होता है, जिसकी वजह से ये जीरोस्टोमिया यानी ड्राई माउथ की कंडीशन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ सैंडी आइज को याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर द निकोटिन पॉइजनिंग इज। निकोटिन पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट सही होगा? ऑप्शन देखिए नियोस्टिग्मीन, एट्रोपिन, फेंटोलामाइन या फिर ट्राइमिथाफन। तो ये निकोटीन जो होता है वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है निकोटीन, इसके पॉइजनिंग में हम ट्राइमिथाफन जैसे ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे एट्रोपिन की, तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स के पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। फेंटोलामाइन जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा के मैनेजमेंट में, शॉर्ट मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, या फिर ये इम्पोर्टेंस को भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, ये मतलब पेनाइल इंजेक्शन के काम आएगा ये फेंटोलामाइन, इसका इंजेक्शन दिया जाता है कैवर्नोसा के अंदर, पेनिस में जो होता है कैवर्नोसा मसल, उसके अंदर ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और नियोस्टिग्मिन जो है ये माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के काम आता है, नियोस्टिग्मिन। और ट्राइमिथापन जैसे ड्रग जो है निकोटिन पॉइजनिंग के काम आते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये टायरामाइन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो होता है, ठीक है, टायरामाइन की वजह से जो हाइपरटेंशन आता है, तो ये इसके लिए हम फेंटोलामाइन या फिर प्राजोसिन जैसे ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टायरामाइन आपको पता होगा, जैसे आपने देखा होगा माओ, माओ जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम होता है हमारे बॉडी में। अगर टायरामाइन जैसे चीज़ वगैरह होता है उसमें टायरामाइन होता है, वो टायरामाइन को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये माओ काम करता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। अगर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर हम अगर देते हैं तो वो एंजाइम का काम नहीं होगा, और टायरामाइन बढ़ के ये कैटाकोलामाइंस को बनाता है, जो कि काफ़ी सारे इफेक्ट्स दिखाता है, जिसमें हाइपरटेंशन भी होता है। तो ये टायरामाइन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है, इसे रिलीव करने के लिए हम फेंटोलामाइन या फिर प्राजोसिन जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको यूं ही लाभ होता रहे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।